वर्ण विचार के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है। यदि इस वीडियो को नहीं देखें तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 को देखिए। देखिए, इसमें वर्ण विचार के लेक्चर 2 में आज हम लोग देखेंगे स्वर को। ठीक है, इसमें हम लोग केवल स्वर को देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन होता है। तो आज स्वर को देखते हैं। देखिए, स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अलग अलग इनकी संख्याओं को पढ़ेंगे। देखिए, इनकी कुल संख्या 13 है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ने को मिलता है 11। आप लोग सुनेंगे बहुत सारे लोगों के मुख से, या बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में बताया गया है कि हिंदी में कुल 11 स्वर है। कितने हैं? 11 स्वर है। तो वो 11 स्वर कौन है? आप देखिए, अ, आ, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, औ, औ। गिनती करेंगे टोटल कितना आएगा? 11। इसके अलावा हम लोग दो और पढ़ते हैं, एक अंग और एक अह। इन दोनों का एक और नाम आता है, इसे अयोगवाह कहा जाता है। इसे अयोगवाह कहा जाता है, याद रहेगा, इसे अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, यानी इसे स्वर और व्यंजन के बीच के कड़ी कहा जाता है। याद देखिएगा, अंग और अह को स्वर एवं व्यंजन के बीच के कड़ी कही जाती है। याद देखिएगा, इसे स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, किसको? इन अयोगवाह को। ठीक है, तो मूल रूप से यानी मूल स्वर अगर देखा जाए, मूल स्वर हमारे पास 4 ही आता है। ठीक है, मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? 4। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होते। मूल स्वर 4 होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11। अगर कभी पूछ दे कि कुल कितनी होती है, टोटल 11 होता है, जिसमें 11 स्वर होते हैं। अगर इसमें मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर आपको 4 बताना। कभी अगर पूछे कि मूल स्वर कितने होते हैं? 4। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। अगर कभी अगर विस्तार से बताना हो तो इसकी टोटल संख्या पूछ दे तो कितनी बताना है? 11। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2, अंग और अ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्वर की मात्रा। हम लोग देखते हैं स्वर, जो देखते हैं इन स्वर की मात्रा को देखते हैं। देखिए, व्यंजन के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, यानी इस बात की कहिए कि जो स्वर होते हैं ना, व्यंजन के अलग अलग उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हुए आते हैं, और वो अपने मूल रूप में ना आकर के जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए, ओ एक स्वर है, आ स्वर है, लेकिन इसकी मात्रा क्या है? एक खड़ी पाई। सीधी से एक खड़ी पाई अगर खींच दे तो ये क्या है? स्वर की मात्रा है। ठीक है, एक खड़ी पाई के ऊपर एक तिरछी सी अगर इसे खींच दे तो ये हो जाती है ह्रस्व ई की मात्रा। ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये ह्रस्व ऊ की, ये दीर्घ ऊ की, ये री की मात्रा है, ये ऐ की मात्रा है, ये ऐकार की मात्रा है, ये औकार की मात्रा है, ये औकार की मात्रा है, ये अंग की मात्रा, ये भी अंग स्वर की मात्रा है। ठीक है, अब देखें, इसे हम लोग कई बार चंद्र बिंदु कहते हैं, इसे हम लोग अंग स्वर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी आगे हम लोग प्रयोग बताएंगे कि कहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे इसको। और ये विसर्ग की मात्रा है, बात ठीक है। अब इसके हम लोग जिसे बोलते हैं इसे ककहरा, बहुत सारे लोग इसे ककहरा कहते हैं, इसे ककहरा कहा जाता है, इसे बारह खड़ी कहा जाता है। लेकिन इसमें गिनती करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 13। देखिए, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, ये दोनों एक ही है। टोटल कितना होना चाहिए? 13।
लेकिन हम लोग बोलते कितना है 12। इसमें देखिए एक, हम लोग इसकी जब भी लिखते हैं इसकी गिनती नहीं करते हैं, कई सारे पुस्तकों में इसका लिखा नहीं रहता है। अगर ये लिखा हुआ है तो टोटल कितना पड़ जाता है 13। इसका नाम जो रखा गया 12 खड़ी, ये विद्वानों के बीच बहुत ही मतभेद चलता है कि कुछ विद्वान इसे 12 खड़ी कहे तो 12 खड़ी कहे, तो किस आधार पर 12 खड़ी कहे। तो कुछ लोग इसे सीधे ककहड़ा कह देते। अगर ककहड़ा कहते तो ठीक बात है, केवल क कार का आ गया, तो इसके लिए खखड़ा भी कहना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसमें हिंदी के आगे हैं, इन सब बातों पे आगे हम और चर्चा करेंगे। इन सारी चीज के जो डाउट है आपके मन में, ये सारे डाउट हम एक एक करके क्लियर करेंगे, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे इसमें बड़ा एक अलग ढंग से। इसमें कुछ बातें आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए, ये किसकी मात्रा है, आकर की, ये दीर्घ ई की मात्रा, ये औकार की मात्रा, ये औकार की मात्रा, ये विसर्ग की मात्रा। ये सारी मात्राएं जो ना वर्ण के पीछे लगती है। देखेगा ये सारी मात्राएं किस लगती है, वर्ण के पीछे लगती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिए, जैसे देखिए हम शब्द लिखते हैं राधा, किसके लगा, अक्षर के पीछे लगा, ये भी वर्ण के क्या पीछे लगा। नीलम देखिए पीछे से लगा, सोनम देखिए अक्षर के पीछे लगा है कि नहीं लगा, गौरी देखिए इसके पीछे लगा है, अतः इसके पीछे लगा है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ह्रस्व ई की मात्रा जो है, ये मात्रा वर्ण के पहले लगती है। जैसे देखिए निधि, ह्रस्व ई की मात्रा देखो आगे लगा है, देखो में भी आगे लगा है, श्रीराम देखिए आगे की ओर लगा नहीं लगा। ये देखिए जिसका जो लगा है इसमें भी आगे की ओर लगा है मात्रा, किसका, इसमें भी आगे की ओर लगा है मात्रा। यह नहीं कह सकते हैं कि ये जो ह्रस्व की मात्रा ये वर्ण के पहले लगती है। यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 मात्राएं वर्ण के पीछे लगती है, ये एक मात्रा वर्ण के पहले लगती है। अब ये 3 मात्रा देख रहे हैं, ह्रस्व, दीर्घ और ये तीनों मात्राएं वर्ण के नीचे लगती है। क्या रहेगा, आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसे, तीनों मात्राएं वर्ण के नीचे लगती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, कुसुम देखिए नीचे की ओर लगा है कि नहीं है, देखिए दीपू नीचे की ओर लगा, कृषि देखिए नीचे की ओर लगा, कृपा नीचे की ओर लगा, वृत्त में देखिए नीचे की ओर लगा, सोनू है नीचे की ओर लगा हुआ। इसी तरह बात करेंगे, ये ऐकार, ऐकार और ये अनुस्वार, ये सब जो चंद्रबिंदु जो कहते हैं, ये मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती है। तीनों मात्रा क्या लगती है, वर्ण के ऊपर लगती है। देखिए इसमें इसके हम जो दो बात बताए, एक ये और एक, यानी कह सकते हैं एक ये अनुस्वार की और एक चंद्रबिंदु, ये दो बात बताए ना, ये दोनों बात करेंगे। जो ये है, हम जो अनुस्वार की जो बात करते हैं, ये लगभग संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है। इसके बारे में और डिटेल्स हम आगे बात करेंगे, अभी मोटा मोटी समझिए। ये लगभग संस्कृत शब्दों के वर्ण में इसका प्रयोग करते हैं। और जो हम लोग चंद्रबिंदु का जो प्रयोग करते हैं, इसको जो कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। इससे आप बहुत हद तक हैं कि शब्द को पहचान कर सकते हैं कि कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है, कौन सा शब्द संस्कृत भाषा का है। चलिए तो कोई बात नहीं, इसको और आगे हम लोग जानेंगे। चलिए इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये सर्वमात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, ठीक है, मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे देवेंद्र, महेश, पेड़, शेर, आंख, चंद आदि। देखिए जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, देखिए 5वां बिंदु आपके लिए है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में होता है। हमेशा क्या होता है, वास्तविक, यानी कि जब किसी भी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह सबसे पहले अगर आगे है तो अपने वास्तविक रूप से आदि में, देखिए आगे अपने वास्तविक रूप में, ये मात्रा रूप में नहीं होगा, इमली ये मात्रा रूप में नहीं है। जैसे एक देखिए अपनी मूल रूप में है कि नहीं है, ऐसा ये भी अपने क्या है, मूल रूप, ये भी मात्रा रूप नहीं है। लेकिन जस्ट से नीचे देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए 6वां बिंदु आपके लिए है कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जोड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में होता है। पहला स्वर मात्रा रूप में, दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में होता है। जैसे कि मात्रा में देखिए, एक मात्रा में पहला जो आया ये किस रूप में है, देखिए लगातार दो स्वर आए, एक आकार और एक आर है कि नहीं है। तो पहला जो स्वर है वो मात्रा रूप में आया और दूसरा क्या आया, मूल रूप में। देखिए इसमें शुरुआत में पहला मात्रा रूप में दिख रहा है और दूसरा किस रूप में दिख रहा है, मूल रूप में दिख रही है। देखिए गुंजाइश में पहला जो आया है आकार, ये किस रूप में, मात्रा रूप में, दूसरा मूल रूप में। तो इस तरह कह सकते हैं कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार अगर दो स्वर आए तो पहला स्वर मात्रा रूप में जुड़ जाती है, दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में जुड़ जाता है। ये सारी चीज आपको वर्तनी में बहुत मदद करेगा। इतनी छोटी छोटी बात बता रही है, ये सारी चीज वर्तनी में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा नहीं करते हैं, छोटा ही रहने देते हैं।
इसके बाद हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला पार्ट में स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हम देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सभी का परिभाषा और सभी के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, आगे की बात जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।